नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है। घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। एलएसी पर हम हमेशा तैयार हैं, बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है। घुसपैठ प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। एलएसी पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं और बदलाव के प्रयास को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो उत्तरी सेना के कमांडर का यह बड़ा बयान आया, उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हम पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं, किसी भी घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तरी सेना के कमांडर का यह बड़ा बयान आया। आपको बताते चले कि एलएसी पर कमांडर ने कहा कि हम पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं, घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सन 2022 में ऑपरेशन योजना बनाने में दक्ष दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए हमने प्रभावी योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशंस में आतंकवादियों को रियल टाइम टैकिंग की गई और ज्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिज खतरे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राइबल एनर्जी और आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी ऑपरेशंस अब संयुक्त और एकीकृत हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की। तो उत्तरी सेना के कमांडर का बड़ा बयान आया। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ईशान, उत्तरी सेना के कमांडर का जो बयान आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हम पूरी तरह से चौकस हैं, किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा बयान ही माना जाएगा क्योंकि लगातार एलएसी पर जो है भारतीय सेना कड़ी निगाह रख रही है ताकि ऐसा भी कोई भी मूव जो है एनिमी की तरफ से ना हो जिसकी वजह से स्टेटस को में जो है कोई चेंज लाया जाए। यहाँ पर गौर करने वाली ये भी बात होगी कि जो उत्तरी कमान के जो चीफ का ये भी कहना है कि जो ट्राई सर्विसेज में जिनमें इंडियन आर्मी हो, चाहे भारतीय एयर डिफेंस हो, तो उनकी कोऑर्डिनेशन और जो बाकी वहां पे ऑपरेशन है आईटीबीपी और बीएसएफ, उनकी कोऑपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट जो चाहिए थे वो मिले हैं। और उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को एक मजबूती दी जा रही है ताकि एक एनहांस रोबस्ट डिफेंस सिस्टम जो है वहां पे खड़ा किया जाए। और ऐसे भी मेजर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन को सही करने के लिए फिलहाल डिप्लोमेटिक और ऑपरेशन लेवल पे जो है लगातार जारी है। और अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, मुकाबला करने के लिए सेना जो है लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कश्मीर की सिचुएशन पे भी ये कहा है कि लगातार जो है धीमे धीमे से हालात जो है बदल रहे हैं और नॉर्मेलिटी की तरफ जो है जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पिछले साल जो है 186 मिलिटेंट्स को जो है
हाई रिस्क ऑपरेशन में जो है मारा गया 2022 में। तो इनका ये बयान जो है कहीं ना कहीं दोनों जो जगहें हैं, कश्मीर है या लद्दाख है, दोनों बहुत जरूरी है भारतीय सेना के लिए, उसके चलते हुए न केवल एक कड़ा संदेश है बल्कि ये भी सुनिश्चित कर देता है कि लगातार जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो वहां पर सेना कड़ी निगाह रखे हुए हैं। जी बिल्कुल ईशान, क्योंकि जो उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है, इससे पहले विंटर के सीजन में खासतौर से देखा जाता था कि विंटर में घुसपैठ उस पार से काफी ज्यादा इस पार होता था, लेकिन जो बयान कमांडर का वो एक तरह से सही है कि घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि इस बार विंटर में, सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा घुसपैठ के वाकये नहीं हुए हैं। जी देखिए, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। पहली इन्फिल्ट्रेशन होती है जब बर्फबारी होती है, उससे पहले होती है, और बाद जब बर्फबारी मेल्ट होने लगती है, जो अभी का पीरियड है, इस समय जो है लॉन्चिंग पैड्स पर लोग बैठे रहते हैं ताकि वो इस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर सकें। और जो सेना का बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि लगातार वैसे जो प्रयास है वो विफल किए जा रहे हैं, और जैसा कि कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ता पहले ही एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इन्फिल्ट्रेशन की जो वारदात थी उसको विफल कर दिया था भारतीय सेना ने। तो कहीं ना कहीं वो जो कश्मीर घाटी में हालात है उसको बदलने में मदद कर रहा है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट होता है, वो यहाँ पर आता है, कहीं ना कहीं डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर वहां से उसको रोका जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और जो कश्मीर में आर्मी चाहती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल आर्मी का ये कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाई जा रही है। बिल्कुल ईशान, आपने बहुत सही कहा कि इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की अगर बात की जाए तो घुसपैठ की वजह से ही घाटी में हालात ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन जिस तरह से हालिया कुछ सालों में हमने या हालिया कुछ दिनों में देखा कि जिस तरह से घुसपैठ पर एक ब्रेक लगाया गया, लगाम लगाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी हालात बहुत हद तक ठीक नजर आ रहे हैं। जैसा कि आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर का कहना है कि हालात जो है कहीं ना कहीं ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे हालात खराब करने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते ही एक कश्मीरी पंडित को शोपियां पुलवामा में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई, और उससे पहले भी एक सिविलियन पर गोली मारी गई। ऐसे वारदातें की जा रही है ताकि एक माहौल जो है खड़ा किया जाए, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों का ये कहना है कि वो प्रयास ऐसे कर रहे हैं ताकि ऐसे कोई भी घटनाएं जो है ना हो। कुछ दिन पहले ही एडीजीपी कश्मीर जो है वो नॉर्थ कश्मीर के पुलवामा गए, जहां पर ये वारदात हुई, और कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस पास किए। लगातार मीटिंगें सुरक्षा बलों की जारी है। एक कोऑर्डिनेशन से जो है सुरक्षा बलों का कहना है कि वो अभी काम कर रहे हैं ताकि ऐसे कोई भी हालात पैदा जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी चैलेंज उनके लिए खड़ा हो। हालांकि अभी भी जो है इन्फिल्ट्रेशन कहीं कहीं से रिपोर्ट की जाती है कि हुई है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन उस पे लगाम, उसको जीरो करने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और जो मैन फोर्स है उसका लगातार जो एलओसी पर उसका जायजा लिया जा रहा है और उसको सख्ती से बरता जा रहा है। हाँ बिल्कुल ईशान, जम्मू कश्मीर के अलावा भारतीय फौज के कमांडर ने यह भी कहा कि लद्दाख का भी उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। आपको पता होगा जब एलएसी पर ऐसे हालात बने थे तो काफी सारी भारतीय सेना को वहां पे मूव कर दिया गया था। गलवान के बाद लगातार भारतीय सेना का वहां पे काफी दबाव है और काफी सारी जगहों पर वो खड़े हुए हैं ताकि ऐसा भी कोई भी सिचुएशन पैदा ना हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पार ना आए या चाइनीज फोर्सेस की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटस को जो अभी वहां पे बना हुआ है उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। उसको विफल बनाने के लिए लगातार वहां पे भारतीय सेना लगी हुई है। आपको ये भी पता होगा कि लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वहां पे ताकि कोऑर्डिनेटेड जो लगातार ऑपरेशंस किए जाते हैं वो रहें। चाहे आईटीबीपी डिप्लॉयड है कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, तो एक कोऑर्डिनेशन जो बिटवीन आर्मी और आईटीबीपी जो है लगातार वो भी जारी है, और वहां पे कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिसकी वजह से दो देशों के बीच में कोई दरार हो, उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे बातचीत लगातार जारी। बिल्कुल ईशान, एक आखिरी सवाल की एलएसी पर फौज को लेकर, भारतीय सेना को लेकर अक्सर इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी होती रहती है, सियासी बयानबाजी भी होती रहती है, तो सरकार की जो बयानबाजी होती है उसे भी कहीं ना कहीं उत्तरी सेना के कमांडर का जो बयान है उससे भी एक तरह से सपोर्ट करता है, जिस पर अपोजिशन की तरफ से बार बार कहा जाता है कि
तैयारी नहीं या सेना की वहां पर इस तरह की तैयारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बयान है उससे भी ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है उस पर पॉलिटिकल बयानों का कोई असर नहीं पड़ता। हमने पहले भी देखा है कि मिलिट्री जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी बरतती है। और जो बात करें एलएसी की, तो लगातार वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार कोई भी ऐसी घटना ना घटे। पॉलिटिकल बयानबाजी को साइड में रखते हुए जो पहले ही इंडियन आर्मी का कहना है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर भारतीय सेना क्रूशल वाइटल डिप्लॉयड ना हो, और ऐसा सुनिश्चित कर रही है लगातार कि कोई भी जो इंडिया की टेरिटरी है वो कहीं से भी ना चीनी फौज उसके अंदर आए और ना ही उसको ले सके। क्योंकि लगातार सवाल खड़े कर रही थी सियासी पार्टियां कि अब भारत की जो जमीन वहां पे है वो छीन ली गई है या कुछ वहां पे भारतीय चीनी सेना है, लेकिन लगातार भारतीय सेना की तरफ से यही मेंटेन किया गया है कि वहां पर लगातार उनकी डोमिनेशन जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो उत्तरी सेना के कमांडर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर बनी हुई है, घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए सख्त की जा रही है। एलएसी पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं और बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे से यह बैठक होगी और बैठक की अगुवाई खुद सीएम सुक्खू करेंगे। हम आपको बताते चलें कि 1 मार्च की बैठक में जो एजेंडे बच गए थे या जिन एजेंडों पर चर्चा नहीं हो पाई थी, आज की बैठक में कहा जा रहा है कि उस पर चर्चा हो। ओपीएस, इसके अलावा बेरोजगारी, डीनोटिफिकेशन का मुद्दा और इसके अलावा खाली पड़े पदों पर आज चर्चा संभव है। लेकिन एक चीज यह भी बताई जा रही है कि सप्लीमेंट्री जो इश्यूज हैं उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। 1 मार्च को कैबिनेट की बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा नहीं हो सकी थी उन्हीं एजेंडों पर आज की यह बैठक होगी। और बताया जा रहा है कि सुक्खू कैबिनेट की यह चौथी बैठक है जो 12 बजे से सचिवालय में शुरू होगी। और शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, चौथी कैबिनेट बैठक सुक्खू सरकार की है, किन किन अहम एजेंडों पर चर्चा? जी हाँ अबू, देखिए जैसा आपने बताया कि ओपीएस को लेकर जो है जो एसओपी जारी होनी है उसको लेकर ये पूरी संभावना है कि शायद इस पर जो है जो एसओपी है वो आज तय किए जाए। देखिए ओपीएस बहाल होने के बाद जो पहली कैबिनेट में फैसला किया गया था, लेकिन इसकी जो है अधिसूचना अभी तक जो है जारी नहीं की गई है। एसओपी का इंतजार जो है किया जा रहा है और जो 1,36,000 कर्मचारी है उनको इसका इंतजार है। तो संभव है कि शायद इस पर आज चर्चा हो और कोई इस पर निर्णय जो है राज्य सरकार करेगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर, उसी को लेकर आज इसमें ये चर्चा होनी है कि जो शिक्षण संस्थान जो जयराम सरकार के आखिरी समय में खोले गए थे 380 के करीब इनकी संख्या है, क्या उनमें जो है जारी रखा जाएगा या फिर उनमें से बहुत सारे बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी संभावना है कि इस पर भी कोई निर्णय जो है राज्य सरकार इसमें लेगी। सुक्खू कैबिनेट इसमें कोई बड़ा निर्णय कर सकती है, इसका इंतजार जो है किया जा रहा है। और जो एक और बड़ा मसला है बेरोजगारी का मसला है कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें हजारों पद खाली पड़े हैं। शायद हेलो, तो कैबिनेट की अहम बैठक हिमाचल प्रदेश में होने वाली, बता दें कि आज 12 बजे बैठक होगी। अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ेंगे और उनसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन एजेंडे हैं जिन पर आज सुक्खू कैबिनेट बात कर सकती है। रणवीर हमारे सहयोगी लगातार शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, डी नोटिफिकेशन का मुद्दा आपने बताया और डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक तरह से अब खुलकर आमने सामने आ गए। इस पर विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है तो सरकार उसका जवाब दे रही है और अब इस पर सरकार ने कहा है कि वो श्वेत पत्र लेकर आएंगे इस पर, जिस तरह से उन पर हमला किया जा रहा है। तो अब यह मुद्दा एक तरह से खुलकर सामने आ गया है। जी हाँ बिल्कुल,
भी शायद उम्मीद है कि कैबिनेट इस पर जो है चर्चा करेगा कि किस तरह से विपक्ष जो है लगातार हमले कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन राज्य सरकार की दलील है, सुक्खू सरकार की ये दलील है कि जो संस्थान खोले गए जयराम सरकार के अंतिम समय में, खासकर चुनाव से ठीक पहले 6 से 7 महीनों के भीतर 900 से ज्यादा संस्थान खोले गए, लेकिन उनमें ना तो कोई बजटरी कोई प्रोविजन था और दफ्तर भी नहीं बने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं था, कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक आधार पर बदला बदली की भावना से जो है सुक्खू सरकार है फैसले कर रही है। तो इस पर यहाँ पर ये देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पहले साफ कर चुके हैं कि जो संस्थान बहुत जरूरी हैं उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जो गैर जरूरी है, जो अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर डाल रहे हैं, उन्हें जो है बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है इस पर भी चर्चा हो सकती है। और बेरोजगारी का एक बड़ा मसला है, जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि नौकरी का पिटारा आज जो है सुक्खू सरकार खोल सकती है। इसके लिए एक जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी चुनावों के समय में कि 1 लाख युवाओं को जो है नौकरी दी जानी है, 1 साल में रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, उसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। उसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, शायद उस पर भी आज जो है चर्चा संभव है कि उस पर भी कैबिनेट जो है चर्चा करेगी। कांग्रेस ने कुछ और गारंटियां जो दी है, जिनमें महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का वायदा किया गया था, उस पर भी कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं की संख्या जिन्हें जो इस दायरे में आती हैं, तो शायद उस पर भी चर्चा संभव है। तो कुल मिलाकर आज की जो कैबिनेट बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। कुछ बड़े फैसले जो है सुक्खू सरकार इसमें कर सकती है और ये भी इंतजार रहेगा कि इसमें नौकरियों की जहां तक बात है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इसमें से कुछ राहत निकलेगी या कांग्रेस लोग लगातार अपनी गारंटियों की बात कर रही है, वो गारंटी पूरी। पिछले कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में ये सारी गारंटियां जो है पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि आज कौन से बड़े फैसले जो है सुक्खू सरकार करेगी। इतना तो तय है कि बजट सत्र आने वाला है, जिस तरह से विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा है। पिछले कल भाजपा विधायक दल की बैठक यहीं शिमला में हुई है, तो कैबिनेट भी पूरी तरह से तैयारी करेगी कि कौन कौन से मुद्दे जो है वो उठाएंगे। श्वेत पत्र की जहां तक बात है तो सुक्खू सरकार ने पिछले कल ये स्पष्ट किया है कि जिस तरह से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक बदहाली हुई है पिछले 5 सालों में, उसको लेकर श्वेत पत्र जारी किया गया। बार जो है राज्य सरकार बताएगी कि कहां पर किस तरह का मिसमैनेजमेंट जो है पूर्व की सरकार ने किया है। मकसद यही है कि जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है उसको जो है सुक्खू सरकार श्वेत पत्र के जरिए सच्चाई जनता के सामने रखेगी और इस पर भी जो है कैबिनेट में चर्चा होने की उम्मीद है। अबू बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक ये चौथी सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक है जो हो रही है, कहीं एक बड़ी वजह इसके पीछे ये तो नहीं, क्योंकि चुनाव के समय भी हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि ओपीएस देंगे और 10 गारंटियां देंगे, बेरोजगारी का मुद्दा था और इसके अलावा बहुत से मुद्दे थे। लेकिन रणबीर, सरकारी खजाने की अगर बात करें तो राज्य कोष बिल्कुल एक तरह से खाली है और इसके अलावा सरकार को अपने वादे भी पूरे करने, तो कहीं इसी चीज को लेकर बार बार मंथन तो नहीं करना पड़ रहा है कि जो वादे किए उन्हें निभाया कैसे जाएगा? जी हाँ, देखिए बजट भी एक जो है प्रमुख इसमें है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हर वित्तीय वर्ष में जो पिछला वित्तीय वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है उससे 10% ज्यादा का जो है बजट रहता है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और जो सवाल आप उठा रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति इन वायदों को पूरा करने की फिलहाल नहीं देती है, क्योंकि राज्य पर 75,000 करोड़ के करीब का जो कर्ज है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि डीए और एरियर के रूप में जो कर्मचारियों को देना है वो जो आंकड़ा है वो 11,000 करोड़ से ज्यादा। और जो संस्थान खोले गए थे अगर उन्हें जारी रखा जाना है जो पूर्व सरकार के अंतिम समय में, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त जो है धनराशि राज्य सरकार को चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम कर्ज को देखें या जो देनदारियां राज्य सरकार की है वो 90,000 करोड़ के पार है। तो इस स्थिति में लगता नहीं कि फिलहाल ये वायदे जो है पूरे होंगे और
जो है जो वायदे कांग्रेस ने किए, जो गारंटियां दी हैं, उसके लिए जनता को और इंतजार यहां पर करना होगा। क्योंकि देखिए सुखद सरकार को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये भी बात सही है कि रातों रात जो है वो आय के जो स्रोत है वो ढूंढे नहीं जा सकते, आय को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक लंबी स्ट्रेटेजी चाहिए, राज्य सरकार को भी वक्त यहाँ पर चाहिए कि वो जो है पहले अपने रिसोर्स जो है पैदा करे, रिसोर्स मोबिलाइज करे, उसके बाद जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी वो वायदे जो है पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है इसको ठीक करने में ही करीब 4 साल लग जाएंगे अगर सही तरीके से फैसले लिए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो विकास की गति है उसको रुकने नहीं देंगे, विकास जो है निरंतर होगा। और दूसरी तरफ ये राज्य सरकार कह रही है कि जो बर्डन है, जो वित्तीय बोझ गैर जरूरी चीजों की वजह से पड़ रहा है उसको जो है कम किया जाएगा, जो खर्चे हैं उनको कम किया जाएगा और कोई कड़े फैसले जो है इसमें राज्य सरकार करेगी। पिछली कैबिनेट बैठक में हमने ये देखा कि 1 मार्च को जो एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड जो था उसे भंग कर दिया गया था। जो निगम और बोर्ड है, देखिए हिमाचल में 9 बोर्ड है और करीब 13 जो है कॉरपोरेशन है। तो इनमें ये माना जाता है कि ये ज्यादातर जो है अपने जो राजनीति के आधार पर इनमें नियुक्तियां होती है, बोर्ड के चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है बनाए जाते हैं, उस पर अतिरिक्त बोझ जो है पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि सुखद सरकार ये कह रही है कि जो घाटे में चल रहे हैं उनमें उनको जो है किसी और उसमें जो सरकारी उपक्रम है उसमें मर्ज करने की भी योजना है। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय जो है राज्य सरकार कर रही है। केंद्र से अगर सहयोग की बात करें, जो केंद्र से अभी मदद जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि इस कैबिनेट बैठक में सुखद सरकार जो है क्या खाका तैयार करती है। बिल्कुल, चलिए रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी इस पर हम आपसे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुखद सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है और बजट सत्र से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 1 मार्च को यह बैठक हुई थी। उस बैठक में जो एजेंडे बच गए थे, बताया जा रहा है कि उन्हीं एजेंडों पर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक और आतंकी की संपत्ति सील की गई है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। साबित अहमद ऋषि की संपत्ति सील की गई है। साबित अहमद 2015 में आतंकी संगठन में शामिल, सोपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया था। तो आपको बताते चलें कि बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकी की संपत्ति सील की गई है। एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साबित अहमद ऋषि की संपत्ति सील की गई है। साबित अहमद 2015 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। सोपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया था। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट इस मामले में मिला है। तो आपको बताते चलें कि बारामूला से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक और आतंकी की संपत्ति को सील किया गया है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। बासित अहमद ऋषि के संपत्ति को सील किया गया है। बासित 2015 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। सोपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर भी हमले को अंजाम दिया था। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट है। और सज्जाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सज्जाद, बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बासित अहमद ऋषि की संपत्ति सील की है। जी हुरेरा, आपने सही बताया कि बासित अहमद ऋषि जो है ये सोपोर में एक पुलिस गार्ड जो है, पुलिस की पोस्ट है, उस पे हमले में मुलविस बताया जा रहा है एनआईए की जानिब से। ये बुमई सोपोर का रहने वाला है और 2015 में मिलिटेंसी उसने शमूलियत इख्तियार कर रही थी और बाद में ये सरहद पार चला गया था। और बताया जा रहा है कि अभी जो है हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता था और सरहद पार जब चला गया और उसके बाद ये बराबर वहां पे इन सरगर्मी में शामिल है।
हो, पैसा हो या दूसरा लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, वहां से ये सरगर्म है। और आज जो इतला मिली है सुबह बम्बई सोपोर में इसकी जरी जमीन है, 2-3 जगहों पर मेंशन किया गया है, 2-3 जगहों पर वो जब्त की जा रही है जो है यूएपीए के तहत, और ये छापेमारी बम्बई में की जा रही है अभी। जी हुरेरा। बिल्कुल सज्जाद, अब एनआई या सिक्योरिटी फोर्सेज उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो पास्ट में आतंकवाद से जुड़े रहे हैं, या फिर इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े रहते हुए सरहद के उस पार चले गए हैं, तो अब उन लोगों की जो संपत्ति पर एक तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी हुरेरा, सही बताया आपने कि जो यहाँ पे इन गतिविधियों में शामिल थे, मिलिटेंट गतिविधियों में शामिल थे, जिन्होंने काफ़ी नुकसान किया था पुलिस या आर्मी पर हमला करके, तो वो बाद में उनको मौका मिला था कि सरहद पार जाएं, वहीं पे रहें, और कई लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, लेकिन उनकी बराबर से सरहद पार से कार्रवाई अभी भी जारी है। जैसा कि बासित के मामले में सामने आया है कि हथियार, गोलाबारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो रुकूमात हैं वहां से वो भी फराहम की जा रही हैं, और ये बराबर अभी भी उसी में सरगर्म है, वहां से भी सरहद के उस पार से भी सरगर्म है, और जो ताकि यहाँ पे मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए। जी हुरेरा। चलिए सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो सज्जाद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक और आतंकी की संपत्ति सील की गई है, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। बासित अहमद रशी की संपत्ति सील की गई है। बासित अहमद ने 2015 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। सोपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर भी इसने हमला अंजाम दिया था। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव ये इनपुट है। आपको बताते चलें कि बासित इससे पहले कई आतंकी सरगर्मियों में मुलविस रहा है। अब आतंकी की संपत्ति को सील कर दिया गया है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। बासित अहमद ऋषि की संपत्ति है जो सरहद के उस पार जाकर आतंकी सरगर्मियों को लगातार अंजाम देता रहा है। बासित अहमद 2015 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, और इसके अलावा उसने सोपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर भी हमले को अंजाम दिया था। से बड़ी खबर आपको बता दें, चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 शुरू हो गए हैं। यूटी भर के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य मुकाबले शामिल हैं। 15वीं कोर के जीओसी भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों में आज के इस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा गुलबर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, चिनार ओपन विंटर्स गेम्स 2023 बाकायदा शुरू हो चुके हैं, किस तरह का माहौल है, खिलाड़ियों में कितना उत्साह है? देखिए, सुबह सवेरे से ही यानी 9 बजे इस बाज़ाब्ता इन जो मुकाबले हैं, सिक्की मुकाबले, उनका आगाज हो गया है। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग की वादी है, और यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ पे ये गेम्स चल रहे हैं, और हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है, वहाँ पे कुछ मुकाबले हो रहे हैं। और क्योंकि ये एक रोज में ये मुकाबले सारे मुकम्मल होंगे, और 15 कोर के जीओसी है वो 1:15 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, और इस सिलसिले में वो बच्चों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। और आपने सवाल पूछा है कि बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चे काफी खुश हैं, और हमने जो ही सुबह सवेरे से यहाँ पे भी बच्चों से बात की है, और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह फौज की तरफ से यहाँ पे इस तरह प्रोग्राम हो रहा है, और इनका जो टैलेंट है उसको मारने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है फौज की जानिब से। और ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि 16 साल से 21 साल के उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे इस गुलमर्ग के इस एक रोजा जो ये विंटर गेम्स है उसमें भाग लेने और हिस्सा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुई है, और उसमें गुलमर्ग की इस वादी में काफी जो खिलाड़ी है, करीबन यानी 300 से ज्यादा खिलाड़ी जिन्होंने रजिस्टर अपने आप किया है, वो आज दिन के जो मुकाबले होंगे उनमें वो हिस्सा लेंगे। और काफी खुशी और काफी माहौल, अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी शायकीन भी आ रहे हैं कि
जो बच्चे इसमें शामिल हैं उनके वालिदैन भी साथ में हैं और उनके रिश्तेदार भी कुछ साथ में हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। और काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि टूरिज्म के साथ साथ गुलमर्ग में विंटर गेम्स को अंजाम देना और इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म नौजवानों को, खासकर जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको इस विंटर गेम्स की तरफ रागिब करने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। हुरेरा बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गुलमर्ग में कई बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हो चुके हैं, चाहे खेलो इंडिया की बात करें जो हालिया दिनों एक तरह से समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, और उसके बाद अब ये चिनार विंटर गेम्स की आज शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं गुलमर्ग एक बड़ा स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हुरेरा, क्योंकि गुलमर्ग जिस तरह हम पिछले 3 सालों से देखते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया के 3 एडिशंस हुए हैं जो मैंने पहले भी बताया है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सोल्यूशन स्पोर्ट्स है या मुख्तलिफ अकेडमीज जो यहाँ पे हैं उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ विंटर गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, सिकिंग के मुकाबले हो रहे हैं, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ विंटर गेम्स हैं, नई गेम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे इस बार गुलमर्ग के अंदर। तो काफी जो रुझान है वो बढ़ रहा है में, खासकर गुलमर्ग में विंटर गेम्स को लेकर मुख्तलिफ मुल्क के रियासतों के खिलाड़ियों को यहाँ लाया जा रहा है, उनको इसकी तरफ रागिब किया जा रहा है, और साथ साथ जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और ये एक खुशाइंद कदम है और अच्छा कदम है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है नौजवानों की तरफ से। जिस तरह लेह लद्दाख में भी मुख्तलिफ विंटर गेम्स हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ गुलमर्ग में गुज़श्ता कई सालों से काफी उत्साह, काफी अच्छा मजबूत का पहलू माना जा रहा है इस विंटर गेम्स को लेकर, क्योंकि साथ साथ जब यहाँ टूरिस्ट्स भी आते हैं, टूरिस्ट भी इस बात से वाकिफ होते हैं कि यहां से वापस चलकर वो जरूर अपने बच्चों को और अपने इलाके हैं उनमें ये कहा जा रहा है गुलमर्ग खाली टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम नहीं है, मशहूर नहीं है, बल्कि वहां पे कुछ और चीजें हो रही है। यानी जो विंटर गेम्स है यानी बर्फ से ढकी चादर पर इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, तो एक नई गेम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म विंटर गेम्स की तरफ करना, ये अपने आप में बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जिस तरह मैंने भी पहले भी बताया है, क्योंकि गुलमर्ग से ही पहली दफा जो आरिफ खान है इसी तरह लेबनान में गए थे या दुबई, ईरान गए थे, यहाँ के मुख्तलिफ स्कीयर से, चाहे वसीम भट्ट हो या मुख्तलिफ जो लड़कियां यहाँ की है, उन्होंने वहां पे इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है। तो अपने आप में एक अहम जगह बन रही है गुलमर्ग की। मिनिस्टर ने भी जिस तरह खेलो इंडिया में बताया है अनुराग ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल लेवल का जगह जो है उस लेवल तक पहुंचाना है, ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले किए जाए। कि आने वाले, उन्होंने कहा भी है कि आने वाले वक्त में गुलमर्ग के अंदर ही बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले किए जाएंगे, ताकि ये एक दुनिया की नजरों में ये जगह आए, क्योंकि इस कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर एक जगह है जहां पे इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले हो सके। चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, दोबारा आपसे इस पर हम अपडेट लेंगे और इस पर अपने नाजरीन तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां पर से ब्रेक के लिए